हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री माइंड्स। आई एम जे.के. शिवहरे। इसके पहले लेक्चर्स में मैं आइसोमेरिन ओपन किए थे और आइसोमेरिन का मैंने जो फर्स्ट वीडियो में आपको क्लासिफिकेशन बताया था। क्लासिफिकेशन के साथ साथ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिन की पोजीशन आइसोमेरिन और चेन आइसोमेरिन तथा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिन, तीन आइसोमेरिन की डिटेल से आपको स्टडी करा दी थी। इस वीडियो में मैं आपको शेष जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिन आपकी 6 टाइप की थी, तो शेष मेटामेरिन, रिंग चेन आइसोमेरिन और टॉटोमेरिन को मैं बताऊंगा। ठीक है ना। टॉटोमेरिन को मैंने लास्ट में इसलिए रख लिया है, ये बहुत ही डिटेल से अपन को पढ़ना, जगह जगह पर यूज होता है और लास्ट में ज्यादा से ज्यादा टाइम देकर के मैं टॉटोमेरिन की एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपका कमेंट्स आता है तो फिर टॉटोमेरिन का मैं एक पर्सनल वीडियो आपको बना करके दूंगा। ओके, तो चलते हैं। मेटामेरिन है क्या है? मेटामेरिन देखें जरा, देखो इसकी कंडीशन समझें आप। डेफिनेशन तो आप बना ही लेंगे। कंडीशन इसमें क्या है कि बाइवैलेंट या ट्राइवैलेंट, खासतौर से बाइवैलेंट एक ऐसा ग्रुप या एटम होना चाहिए जिससे दोनों तरफ एल्किल मूलक जुड़े हो और दोनों कंपाउंड के एल्किल मूलक कॉमन नहीं होना चाहिए। पहली बात तो है एक बाइवैलेंट ग्रुप और एटम। जैसे तुम्हारा NH हो गया, O हो गया, S हो गया, ये फर्स्ट है आपका, ये सेकंड है, थर्ड है। इस टाइप का हमारा बाइवैलेंट कोई ग्रुप हो या एटम हो। अब इसके पास जो भी एल्किल मूलक जुड़ेंगे, अगर ये R है, ये R है, तो जो इसका जो मेटामर्स होगा वो जी बाइवैलेंट ग्रुप तो जो तो रहेगा, लेकिन ये जो है ये R एक भी कॉमन नहीं होना चाहिए, अर्थात ये R डैश हो सकता है, ये R डबल डैश हो सकता है। तो ये जो है हमारी क्या होंगे, ये हमारा पेयर कहलाएगा मेटामर्स। ये एक दूसरे का मेटामर्स कहलाएगा। इस घटना को मेटामेरिन कहते हैं। तो अब इस टाइप से इसकी थ्योरी कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं कि दो अथवा दो से अधिक वह स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, आई रिपीट, दो अथवा दो से अधिक वह स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, चाहे हमारा ये मेटामर्स हो, चाहे वो टॉटोमर्स हो, चाहे पोजीशन आइसोमर्स, सब है स्ट्रक्चरल। इसलिए यहीं से डेफिनेशन स्टार्ट कर देंगे। दो अथवा दो से अधिक वह स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जिनमें क्रियात्मक समूह तो एक ही रहता है, लेकिन उसमें उपस्थित एल्किल मूलक कॉमन नहीं होते हैं, एक दूसरे के मेटामर्स कहलाते हैं और इस घटना को मेटामेरिज्म कहते हैं। और इस क्रियात्मक समूह से एल्किल ग्रुप का जुड़ना ही अनिवार्य है। ठीक है, जैसे देखें जरा C4H10O। अच्छा, ये भी आप चेक कर ले, ये आइसोमेरिन 4 से यदि कार्बन कम है किसी कंपाउंड में तो उसमें ये आइसोमेरिन शो नहीं होती है। जैसे ये इसमें शो हो जाएगी। देखें जरा कैसे। C4H10O के दो मेटामर्स हो सकते हैं, वो कैसे? देखो, O को तुमने इधर लगा लिया ऐसे, या हम ऐसे याद करने की कह सकते हैं हम कि डाइएमीन कंपाउंड में मिलेगी, ये ईथर में मिलेगी आपकी और थायो ईथर में मिलेगी। ओके, वैसे तो कीटोन में भी मिल सकती है। ठीक, मैं अभी बताता हूं आपको। देखें जरा, ये ऑक्सीजन है। अब इससे अगर हमने एक C2H5 जोड़ रखा है इधर, और इधर भी हमने C2H5 जोड़ रखा है, तो इसका नाम क्या है? डाइएथाइल ईथर। डाइएथिल ईथर। अब इसको मैं दूसरा जो इसका आइसोमर्स बनाऊंगा, अब इस आइसोमर्स में ये वाला एल्किल नहीं होना चाहिए कोई भी। तो देखें, हम इसमें एक तो हम CH3 यूज कर सकते हैं और दूसरा हम C3H7 यूज कर सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? मेथिल प्रोपेल ईथर, या इसका आईपीसी नाम लिख सकते हैं हम। ये हो जाएगा एथॉक्सीएथेन, ये हो जाएगा मेथॉक्सीप्रोपेन। ठीक है ना। तो ये एक दूसरे के मेटामर्स हो जाएंगे कि ना हो जाएंगे। अच्छा, यही एग्जाम्पल तुम्हारा देखो ऐसे भी हो सकता है। यदि हम इसमें फॉर्मूला ले लें
4H11M, ये फॉर्मूला ले लें हम। तो देखो इधर क्या आ जाएगा बेटा, इधर आ जाएगा आपका इधर हमारा NH आ जाएगा, NH ग्रुप। तो ये क्या हो जाएगा हमारा डाईएथिल एमीन। तो इधर हम NH ग्रुप लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा मेथिल प्रोपिल एमीन, या आईपीसी नेम दे सकते हैं इसको, ठीक है ना। यदि हम नेक्स्ट एग्जांपल इसका देखना चाहें तो देखो C4H10S, इसको भी दर्शा सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा SG फंक्शनल ग्रुप के रूप में आएगा, ठीक है ना। और ये इधर लिख सकते हैं हम C2H5, इसका नाम क्या पड़ जाएगा बेटा, डाईएथिल थायोईथर, डाईएथिल थायोईथर। और ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, CH3 C2C3H7, ये हो जाएगा तुम्हारा मेथिल प्रोपिल थायोईथर। तो ये आपकी मेटामर्स है और इस घटना को मेटामेरिज्म कहते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग में चलते हैं और नेक्स्ट हेडिंग है आपकी रिंग चेन आइसोमेरिज्म। और रिंग चेन आइसोमेरिज्म को समझा करके मैं आपको टॉटोमेरिज्म समझाता हूँ। रिंग चेन वैसे तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में कई एग्जांपल दिए थे जहां रिंग चेन आई थी और वहां आपने समझ ही लिया था, ठीक है ना। लेकिन फिर भी इधर देखें रिंग चेन आइसोमेरिज्म। सबसे पहले तुम आइसोमेरिज्म की कंडीशन जान लिया करो तो परिभाषा अपनी आप बनेगी आपको। कंडीशन, अच्छा अणुभार और अणुसूत्र तो समान होगा ही होगा, नहीं तो वो आइसोमर्स नहीं है। तो जैसे मैं कहूंगा दो अथवा दो से अधिक ऐसी आइसोमर्स, तो इससे स्पष्ट हो गया है कि उनकी अणुभार और अणुसूत्र तो समान नहीं है। तो कैसे आइसोमर्स, कंडीशन ये मांग रहा है one compound open chain and other compound should be closed chain, what those compound should not be chain isomers। ठीक है ना, दो या दो से अधिक ऐसी कंपाउंड, ठीक है ना, जिसका एक जो संरचना सूत्र हो वो ओपन चेन वाला हो और दूसरा क्लोज चेन वाला हो। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि वो चेन आइसोमर्स ना हो, तभी ऐसा होगा। जैसे ऐसा नहीं है, जैसे मैं बता दूं आपको इधर, जैसे मेरा एक ये हमने रख लिया सपोज दैट ऐसे, ठीक है ना। ये कंपाउंड 1 2 3 4 5, ओके। इसका अगर फॉर्मूला देखो तो क्या आप बता पाएंगे, बताइए क्या होगा फॉर्मूला, बोलिए। C5H होना तो चाहिए H12, बट एक पाई बॉन्ड है तो एक पाई बॉन्ड का DU एक होता है, तो दो हाइड्रोजन घट गए होंगे तो H10। अच्छा अब मुझे बताइए बेटा, अगर क्या मैं इसका फॉर्मूला ऐसा लिख दूं, ठीक है ना, तो क्या ये C5H10 नहीं है क्या, बिल्कुल है, ठीक है ना। तो क्या अगर मैं इसको ये कहूं और इसको B कहूं तो मैं लिख सकता हूं A and B is not रिंग चेन आइसोमर्स, ठीक है ना। ये जो है A और B रिंग चेन आइसोमर्स नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, देखिए इसलिए क्योंकि इसकी काउंटिंग कर लीजिए 1 2 3 4, तो देखो मुख्य चेन के कार्बन में अंतर आ गया, इसलिए यह जब भी मुख्य चेन के कार्बन में अंतर आ जाए तो
तो पहली बड़ी तो फ्रैक्चरल आइसोमर्स की होती है बेटा, वो आपका चेन आइसोमर्स ही होगा और दूसरा चीज सोचने का सवाल ही नहीं है। समझ गए? तो ये इसने स्पष्ट कहा है कि दो अथवा दो से अधिक ऐसी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जिसका एक संरचना कैसा हो, ओपन चेन वाला हो और दूसरा क्लोज चेन वाला हो, लेकिन वो दोनों एक दूसरे की चेन आइसोमर्स ना हो, तो वो निश्चित ही एक दूसरे के रिंग चेन आइसोमर्स कहलाती है। एक परिभाषा जो मैंने बताई है, ठीक है ना। तो अब देखें कि ये अगर मेरा ये कंपाउंड जैसे ये मेरा ये हो गया, ये भी हो गया, ठीक है ना। और यदि मैं इसको ऐसे लिखता हूं बेटा, यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं, इस टाइप की ऐसे लिख दूं, तो ये भी C5H क्या है, 10 है। तो अगर ये C है तो मैं कह सकता हूं कि A एंड C दे आर रिंग चेन आइसोमर्स, रिंग चेन आइसोमर्स। समझ आ गया होगा बिल्कुल बेटा, ठीक है ना। तो रिंग चेन आइसोमर्स तब होंगे जब उनकी मुख्य चेन, कार्बन की मुख्य चेन में अंतर ना हो। वो अगर अंतर आ गया तो वो चेन आइसोमर्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे अनेक उदाहरण लिख सकते हैं हम। अच्छा, अब हम कैसे सोचें कि जल्दी जल्दी कैसे सोचें, तो मैं आपको बता दूं, इधर नोट में लिख लें। एल्कीन, एल्कीन यानी कि एल्कीन का मतलब CnH2n का रिंग चेन आइसोमर्स सदैव साइक्लोएल्कीन होता है। साइक्लोएल्कीन क्या होता है, साइक्लोएल्कीन होता है। ओके, अच्छा। और दूसरा पॉइंट है एल्काइन, एल्काइन यानी CnH2n -2 का रिंग चेन आइसोमर्स सदैव साइक्लोएल्कीन होता है, ठीक है ना, एल्कीन होता है। जैसे हम अगर आपको दिखाना चाहें इधर, तो आप खुद जान जाएंगे। जैसे मैं कह दूं ये C3H6 का क्या रिंग चेन आइसोमर्स होगा? हाँ बिल्कुल होगा। देखें जरा, इसका रिंग चेन आइसोमर्स ही हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या है, साइक्लो प्रोपेन है कि नहीं है, बोलो। और ये क्या है तुम्हारा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये क्या है तुम्हारा प्रोपीन है, ठीक है ना। अगर आपको इस संरचना वगैरह नहीं आती है, तो मैंने आपको कल के लेक्चर में भी कहा था कि हाइड्रोकार्बन्स क्या है, डिटेल से मैंने जो है जो हाइड्रोकार्बन्स की वीडियो है वो बना के दिया है। आप केमिस्ट्री माइंड सर्च करके हाइड्रोकार्बन्स के 2 लेक्चर पढ़ लें, आपकी ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो अब अपन चलते हैं किसमें बेटा, टॉटोमेरिन में। टॉटोमेरिन, टॉटोमेरिन को हिंदी में कहते हैं चलाव यवता, ठीक है ना। तो चलाव यवता कई प्रकार की होती है। मैं कीटोन एंड इनोलिक टॉटोमेरिन के बारे में बताता हूं। कीटो एंड इनोलिक टॉटोमेरिन, इसका अर्थ क्या होता है बेटा, इसका अर्थ ये होता है कि जो इसकी आइसोमर्स होंगे उसमें एक रूप होगा तुम्हारा कीटो और दूसरा होगा इनोल रूप। कीटो रूप सदैव इस टाइप का होगा आपका, और इनोल रूप तुम्हारा सदैव इस टाइप का होगा OH। ठीक है, इस टाइप का कुछ होगा, समझ गए। तो ये कीटो एंड इनोलिक टॉटोमेरिन होगी। कहां पाई जाएगी, वैसी परिभाषा तो इसकी ऐसे कह देते हैं। यह एक विशेष प्रकार की आइसोमेरिन होती है। इसमें एक बहुसंयोजी परमाणु से हाइड्रोजन परमाणु निकल करके दूसरे बहुसंयोजी परमाणु में जुड़ जाता है, जिससे कि बॉन्ड व्यवस्था डिस्टर्ब हो जाती है। और यह इसकी 2 रूप होते हैं, वो कि एक दूसरे में आसानी से परिवर्तित होते रहते हैं। लेकिन यदि आप कीटो एंड इनोलिक आइसोमेरिन पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम ये कहेंगे
कि यह एक विशेष प्रकार की आइसोमेरिन होती है। इसमें कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एक कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन C डबल बॉन्ड O के ऑक्सीजन पर चला जाता है, जिससे कि बॉन्ड व्यवस्था डिस्टर्ब हो जाती है और ईन धन ओलेक रूप बन जाता है। क्या? ईन धन ओलेक ईन धन ओलेक रूप प्राप्त हो जाता है, यानी कि डबल बॉन्डेड भी होगा, ईन होगा और ओल हो जाएगा, तो इनोलेक रूप आ जाता है। ठीक है ना। तो एक रूप इसका कीटो, एक रूप क्या होता है? इनोलेक। और ये एक दूसरे से आसानी से कन्वर्ट होते रहते हैं। इस समवायता को हम क्या कहते हैं? एक दूसरा हम क्या कह सकते हैं? इसको पुनर्विन्यास समवायता भी कह सकते हैं हम, रीअरेंजमेंट आइसोमेरिन, क्योंकि ये एक दूसरे में रीअरेंजमेंट होते हैं। वैसे मैं उदाहरण आपको पहले थोड़ा सा बताता हूँ, फिर मैं इसकी टेक्निक भी बताता हूँ। मैं ऐसी टेक्निक आपको बताऊंगा जीवन भर ये कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं डाल पाएगी। देखें उदाहरण के लिए जनरली लोग ये वाला उदाहरण रखते हैं किताबें, CH2 डबल बॉन्ड CHOH, ये कौन सा रूप है बेटा? इनोलेक रूप है। क्या? ईन धन ओलेक, तो ये क्या? इनोलेक फॉर्म। ओके, अच्छा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा जाकर के? ये जाकर के हो जाएगा बेटा CH3 सिंगल बॉन्ड, ये H इधर आ जाएगा और ये चला जाएगा डबल बॉन्ड इधर। तो ये क्या है? एसिटैल्डिहाइड और ये कौन सा रूप है बेटा? इसका कीटो रूप है। अच्छा, सबसे पहले तो तुम मुझे बताओ, क्या ऐसा अपने मन से हो जाता होगा? कभी नहीं होता, ये आप गलतफहमी निकाल दें। जब तक इसमें H आयन या OH आयन की उपस्थिति ना हो, ये रूप उसी रिएक्शन में चेंज होते हैं जिसमें रिएक्शन या तो क्षारीय माध्यम में चल रही हो या अम्लीय माध्यम में चल रही हो, तभी ये कन्वर्जन होता है। कैसे कन्वर्जन हो जाता है मैं थोड़ा सा आपको यहाँ मैकेनिज्म बताता हूं और फिर मैं इसकी कंडीशन बताऊंगा कब कब होती है। देखो जरा, जैसे ये है तुम्हारा CH2 डबल बॉन्ड COH, ऐसा है और ये H है। अब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है बेटा आपकी। अच्छा, ठीक है ना। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होगा? देखो, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इसमें जो है रेजोनेंस करेगा, इस टाइप का जब रेजोनेंस करेगा तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा CH2 माइनस और ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CH, ये डबल बॉन्ड OH और ये आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है ना। अगर ये पॉजिटिव हो गया तो आप बताइए कि ऑक्सीजन पर क्या धनावेश रह सकता है? नहीं। तो ये बॉन्ड तोड़ देगा, ऐसे ये बॉन्ड तोड़ देगा और धनावेश बन के निकलेगा और ये हाइड्रोजन आकर के इधर अटैक मार देगा और ये जाकर के कैसे बन जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ये डबल बॉन्ड O। तो ऐसे ये कन्वर्ट होते रहते हैं। ठीक है ना। ओके, अब जे ऐसा जो कन्वर्जन होगा ये वास्तव में अम्लीय माध्यम में होता है, लेकिन हम इतनी डिटेल में नहीं जाना है। मैंने आपको पहले बताया था, मैं आपको इसमें कंडीशन बताऊंगा और जो है परिभाषा बताऊंगा और ढेरों एग्जाम्पल बताऊंगा। सो मैं वहीं चल रहा हूँ। बाद में इसकी एक पर्सनल वीडियो बनाऊंगा मैं, जिसमें इनॉल कंटेंट, कौन सा इनोलेक रूप ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कीटो रूप ज्यादा स्टेबल है, कितने परसेंट कीटो बनेगा, कितने परसेंट इनॉल बनेगा, इस टाइप की एक वीडियो दूंगा मैं आपको। ठीक है ना। तो ये तो होगा आपका कन्वर्जन क्यों होता है, इसलिए। अच्छा, कहां कहां ये आइसोमेरिक मिलेगी? देखो कंडीशन देखें आप, क्योंकि नहीं तो आपके पास एग्जाम्पलों की कमी हो जाती है। अगर मैं पूछूं आपसे कि इसकी 10 एग्जाम्पल बताओ जिसमें कीटोन ये यानी कि चलावयता व्यक्त हो रही हो, तो आप या तो एसीटोएसीटेट वाला कंपाउंड रखते हैं, एथिल एसीटोएसीटेट, या बाइनल अल्कोहल वाला। तो ऐसा नहीं, आप कंडीशन देखें कहां मिलेगी। फर्स्टली कार्बोनिल कंपाउंड में, कार्बोनिल कंपाउंड में सदा मिलती, कार्बोनिल कंपाउंड और वाइनल अल्कोहल में, कार्बोनिल कंपाउंड और वाइनल अल्कोहल इनकी कच्ची मटेरियल है। अगर ये कंपाउंड है ही नहीं है तो ये उत्पन्न होने की संभावना नहीं है। अच्छा, कार्बोनिल कंपाउंड कैसा होता है बेटा? इस टाइप का होता है, इस टाइप का होता कि नहीं होता, बताइए जरा। तो ये कार्बोनिल ग्रुप है। अब आपको सीखना है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, इस कार्बन को कहते हैं हम एल्फा, इसको हम क्या कहते हैं? एल्फा। तो अब देखो कंडीशन इसकी यहां से बनती, कंडीशन देखो इधर से,
कंडीशन क्या बनती है बेटा, जो ये अल्फा कार्बन है इस पर होना चाहिए हमारा sp3 संकरित हाइड्रोजन, संकरित H का होना अनिवार्य है, अनिवार्य। अगर अल्फा कार्बन पर sp3 संकरण नहीं है तो ये समवेता उत्पन्न नहीं होगी कीटोन में, समझ में आई बात। और अगर अल्फा कार्बन है, संकरण sp3 है, तो उस पर एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन होना चाहिए, नहीं तो नहीं होगी। अगर ऐसा नहीं है तो अल्फा के बाद ये होता है बीटा, ये होता है बेटा गामा, तो आपके पास तो गामा पर sp3 हो और एक या एक से ज्यादा H हो तो गामा पर ये उत्पन्न हो जाएगी। तो अभी मैं सबसे पहले आपसे पूछूंगा इसमें कि कहां चलावयता उत्पन्न होगी, कहां नहीं होगी, ठीक है ना। क्वेश्चन देखें जरा, कौन मॉलिक्यूल्स टॉटोमेरेन शो कर सकता है, टॉटोमेरेन में शो कर सकता है, शो कर सकता है। देखें जरा, एक दूसरा देखें, दो, तीसरा देखें, चौथा देखें बेटा। अभी मैं केवल कीटोन की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, फिर एल्कोहल में देख सकते हैं आप लोग, और नहीं देखना तो इतने में तो आप समझ ही जाएंगे। बताओ इसमें कौन कौन व्यक्त करेगा, एक और दे दें हम 6 7, वैसे हम 10 एग्जाम में से कम नहीं देते जाते। देखो, अब देखो बेटा, एक आधा और कंप्लीट कर लें तो 10 कर दें। ये 8 हो गई, और ये देखें ये 9 हो गया तुम्हारा, और ये 10 हो गया। ठीक है ना। अब देखो इधर से सबसे पहले आपको देखो ये कार्बोनिल कंपाउंड है कि नहीं है, जे अल्फा कार्बन है, जे अल्फा कार्बन है, क्या इधर sp3 संकरण होगा कि नहीं होगा। अब आप जैसे संकरण निकालना नहीं जानते हैं तो क्या यहाँ आइसोमेरिक में संकरण सीखेंगे क्या, तो इसलिए आपको संकरण व्यक्तिगत सीख लेना चाहिए। अगर मुझी से सीखना है तो केमिस्ट्री माइंड सर्च कीजिए, संकरण की वीडियो मिल जाएगी आपको तुरंत, ठीक है ना, तो वहां पढ़ सकते हैं। तो देखो यहाँ sp3 संकरण है कि नहीं है। अच्छा बताओ मुझे, क्या इधर 2 हाइड्रोजन छुपे हैं कि नहीं छुपे, तो ये sp3 संकरण भी है और हाइड्रोजन भी है, तो क्या ये शो करेगा टॉटोमेरेन, बिल्कुल करेगा, ये शो करेगा। अच्छा ये बताओ जरा, ये कार्बोनिल कंपाउंड है, ये अल्फा है। अब देखो इधर संकरण तो sp3 है लेकिन इस पर हाइड्रोजन नहीं है, एक भी है क्या हाइड्रोजन, तो ये तुम्हारा टॉटोमेरेन शो नहीं करेगा। नहीं तो स्टूडेंट सोचता है कार्बोनिल कंपाउंड है तो क्या शो हो जाएगा, तो इतना नहीं सोचना है आपको, ठीक है ना। आपको ये पॉइंट पकड़ना है कि कहाँ शो होगी कहाँ नहीं होगी। तो क्या आप खुद बताइए, इसके ढेरों एग्जाम्पल आप खुद बना सकते हैं ना यार, अब केवल सीमेंट तो नहीं रहे एग्जाम्पल में। अब इधर देखिए जरा, ये कार्बोनिल तुम्हारा ग्रुप है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, तो दोनों पर sp3 संकरण भी है, हाइड्रोजन भी है, तो निश्चित शो करेगा। इस पर देखें बेटा, ये अल्फा है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, तो ये भी शो कर देगा। देखो अच्छा ये वाला ये शो नहीं करेगा, देखो क्यों नहीं करेगा, ये बेंजल्डिहाइड है ना, देखो क्या है, ये बेंजल्डिहाइड, ऐसे C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अब तुम जानते हो बेंजल्डिहाइड की संरचना ही है, तो पहली बात तो ये अल्फा कार्बन ही अल्फा है, और इसमें संकरण क्या आ गया sp2,
इस पर भी sp2 संकरण आ गया, तो शर्त पता चल गई कि अल्फा कार्बन पे sp संकरण होना चाहिए, नहीं तो नहीं शो करता है, तो इस पे sp2 इसलिए नहीं शो करेगा। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब देखें इधर HCH, देखो HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अच्छा, इसमें तो अल्फा कार्बन है ही नहीं है, तो ना अल्फा कार्बन है तो हाइड्रोजन होने का सवाल नहीं है, तो ये कभी नहीं शो कर पाएगा। ये वाला देखिए बेटा, ये बहुत अच्छा है, तुम खुद बताओ ये शो करेगा कि नहीं करेगा? कैसे शो करेगा बोलो? देखो, केवल अल्फा वरना देखा और दिस इज अल्फा, तो इधर से शो तो नहीं होना है क्योंकि sp2 है। फिर अगर ये अल्फा है तो ये क्या है बेटा? बीटा। ये क्या है तुम्हारा? गामा। तो देखो इधर दो H है, तो इस पर तो है sp3 संकरण। तो मैंने बताया था शर्त में, अगर अल्फा पर कंडीशन नहीं है और उसमें गामा हाइड्रोजन है तो गामा को भी चेक कर लिया करो। तो गामा पर sp3 संकरण है, वो हाइड्रोजन इधर, ठीक है ना, तो ये शो कर जाएगा। लेकिन अब ये ध्यान देना है बेटा कि तुम्हें अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड होना चाहिए, ऐसे नहीं तो शो कर पाएगा। अल्फा और बीटा के बीच तुम्हारा sp2 संकरण होगा, तो क्यों शो कर जाता है? क्योंकि वो रेजोनेंस इस टाइप का रेजोनेंस होने लगते हैं, इस टाइप का रेजोनेंस के थ्रू वो शो हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन अब इतना नहीं पूछता, तो आप समझ तो जाएंगे कहां शो होगी कहां नहीं होगी। इसमें बताओ जरा, देखो ये फंक्शनल ग्रुप है तुम्हारा, ये अल्फा है और ये तुम्हारा बीटा है, और ये गामा। अगर इधर से देखें तो गामा है, इधर से देखें तो अल्फा, ये बीटा, तो इसमें गामा है ही नहीं है, अल्फा पर sp2 संकरण है, तो ये शो नहीं करेगा, ठीक है ना। लेकिन ये वाला देखो कर जाएगा शो, ये वाला। इस पे देखें, ये अल्फा है और ये अल्फा है कि नहीं है? अच्छा, अब ये अल्फा, तो ये क्या है? बीटा, तो ये क्या है? बीटा, ये गामा है, तो ये शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा बता दो? हाँ, क्योंकि अल्फा और बीटा के बीच डबल बॉन्ड नहीं है, तो कांसेप्ट क्लियर हुआ ना। अच्छा, ये देखो जरा, ये अल्फा है और ये अल्फा है, तो sp3 संकरण है, इसमें एक एक हाइड्रोजन छिपे हैं, तो इधर से भी शो हो जाएगी, इधर से भी शो हो जाएगी, तो क्लियर हुआ। एक उदाहरण मैं लास्ट बता देता हूं, जो स्टूडेंट खास तौर से इंटर का पढ़ता है, एथिल एसीटो एसीटेट वाला। देखो जरा, CH3 सिंगल बॉन्ड फी डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड फी H2 सिंगल बॉन्ड फी C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड फी 2H5। अच्छा, अब देखो जरा, ये जाकर के पूछे कि कोई क्या ये टॉटोमेरेन शो करता है क्या? हाँ करता है सर। इसका क्या होगा? टॉटोमर्स ऐसे हो जाएगा इसका। देखो जो किताब लिखती है मैं लिखे दे रहा हूँ, ये हो जाएगा सर CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH, और ये आ जाएगा डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड फी डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5। बोलो। अच्छा, अब तो मुझे बताओ, क्या इसका टॉटोमर्स ऐसा नहीं हो सकता था क्या? CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड फी H2 सिंगल बॉन्ड फी डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड फी H2 सिंगल बॉन्ड फी H3, ऐसा नहीं हो सकता था क्या? बताओ। अच्छा, अब क्यों? देखना जरा, ये भी अल्फा है कि नहीं है? ये भी अल्फा है। अगर इसका विश्वास करें आप, देखो इसको CH2 सिंगल बॉन्ड फी H3, तो इसके लिए ये भी अल्फा है, तो ये इधर से क्यों नहीं निकला, इधर से क्यों नहीं निकला, ठीक है ना। अगर ये बात आपको वास्तव में समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट्स करके बताइएगा। जब भी मैं टॉटोमेरेन की वीडियो डालूंगा, एक दो दिन वेट करूंगा, आपका चूंकि इतना टाइम भी नहीं रहता है। अगर आपको ये समझ में नहीं आए कि यही वाला क्यों होगा शो, तो मैं सबसे पहले इसकी एक्सप्लेन करूंगा, फिर टॉटोमेरेन की आपको वीडियो दूंगा। इस वीडियो को आप देख करके ये आइसोमेरेन में आपकी स्ट्रक्चरल कंप्लीट होगी। इसके बाद हम जो है स्टीरियो आइसोमेरेन लेकर के आएंगे, उसमें ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल को धीरे धीरे स्लोली आपको बहुत स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।